नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ इंडिया में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आज हेल्थ इंडिया में बात होगी अर्थराइटिस की। किस उम्र में अर्थराइटिस लोगों को प्रभावित करता है, क्या है इसके लक्षण और बचाव, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अगले 1 घंटे तक। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल भी मौजूद है। साथ ही आप भी फोन लाइन के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याएं और क्यूरियोसिटीज के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन इन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। गठिया, जिसे आमतौर पर अर्थराइटिस कहा जाता है, एक गंभीर और सामान्यतः बुजुर्गों में होने वाला एक रोग है जिसमें जोड़ों में दर्द होता है। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और बिजी लाइफस्टाइल में ये रोग बच्चों और वयस्कों तक भी पहुंच गया है। अर्थराइटिस, जिसे हिंदी में गठिया रोग कहा जाता है, एक व्यापक शब्द है जो जोड़ों के संक्रमण, जोड़ों की सूजन और दर्द को संकेत करता है। अर्थराइटिस यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण होने वाली बीमारी है, जिसमें शरीर में सामान्य से अधिक यूरिक एसिड बनने लगता है, जिसमें कोहनी, घुटने, हाथों की उंगलियों के जोड़ों में दर्द होता है। अर्थराइटिस के प्रकार क्या हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, राखित आर्थराइटिस, गठिया आर्थराइटिस, ल्यूपस आर्थराइटिस, प्लेकिया आर्थराइटिस, जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। अर्थराइटिस के कारण क्या हैं, ये भी जरा समझ लीजिए। अंगरक्षक प्रतिक्रिया, कार्टिलेज का क्षय, जोड़ों के असामान्य उपयोग, आयु, आनुवंशिक। अर्थराइटिस होने पर क्या लक्षण सामने आते हैं? जोड़ों में दर्द, सुन्नता या स्थिरता, संयमितता या ठंडापन, सूजन और लालिमा, जोड़ों की स्थिति में परिवर्तन। अगर आप कुछ सावधानियां बरतें तो इस बीमारी से बच भी सकते हैं, लेकिन अगर लक्षण आपको दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। न्यूज इंडिया के लिए गीतू चौहान की रिपोर्ट। और इस वक्त डॉक्टर्स का खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। रुक करेंगे डॉक्टर्स का। डॉक्टर आलोक कल्याणी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिजिशियन हैं ये। डॉक्टर स्नेहलता डोरनाला, आयुर्वेदाचार्य, साथ ही डॉक्टर अखिलेश कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। तो आज हम बात कर रहे हैं अर्थराइटिस की। डॉक्टर अखिलेश, आपसे हम समझना चाहेंगे ये बीमारी आखिर होती कैसे है, क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे समझें? नमस्कार। आर्थराइटिस एक आज के समय में काफ़ी तेज़ी से प्रेवलेंट है, बहुत तेज़ी से बढ़ भी रही है। आर्थराइटिस यदि हम देखें तो दो भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है जो एज रिलेटेड डीजेनरेटिव चेंजेस जैसे आ रहे हैं, जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस, गठिया के रूप में ज़्यादातर जाना जाता है। दूसरी फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस है जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, यूरिक एसिड से रिलेटेड आर्थराइटिस है, वो थोड़ा डिफरेंट वर्ग में है। रूमेटॉइड खासकर अगर बात करें तो वो एक ऑटोइम्यून डिजीज से रिलेटेड है, इसमें बॉडी के ऑटोइम्यून एक्टिवेट होने के कारण डीजनरेशन होता है। बट जो मोस्ट कॉमन ऑफ आर्थराइटिस है वो एक्चुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ अ डीजनरेटिव, मतलब कि समय के हिसाब से जो उनमें बदलाव आ रहे हैं, जोड़ों के अंदर कार्टिलेज डैमेज हो रहा है, उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और सबसे मुख्य कारण इस वक्त है अपना जो चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल है, जिसने कि ओबिसिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया, यानी कि वेट गेन। वेट गेन इज़ अ नंबर 1 कॉज फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस एट प्रेजेंट सिनेरियो। तो इसलिए हमें खास ध्यान रखना है कि अपने सही समय व्यायाम करें, सही भोजन का सही तरीके से भोजन का मतलब कि हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल करना है भोजन जो ज़्यादा वेट गेन ना करे। बेसिकली हमें ध्यान देना है ओबिसिटी यानी बीएमआई इंडेक्स जो होता है हमें विद इन अंडर कंट्रोल रखना है। अगर हम वेट गेन, एक्सेसिव वेट गेन करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जॉइंट डैमेज करता है, क्योंकि जब हम खड़े होते हैं तो हमारा जो सारा वजन का सतह या वजन का भार है वो घुटनों पे आता है, तो जिसके कारण ना चेंजेस आते हैं और डीजनरेशन होता रहता है। तो अंदर की जो सतह है, कार्टिलेज है, जो चिकनाहट और हमें चिकनाहट देती है, खुरदरापन से बचाती है, अगर उसमें डैमेज आने लगेगा कार्टिलेज में तो खुरदरापन बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, बॉडी का रिएक्शन होता है जिससे इन्फ्लेमेशन या सूजन आने लगती है। तो एक बार वो सूजन बढ़ती है अपने घुटनों में तो सूजन फर्दर और डैमेजेस प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण उसके डैमेज को रोकने के लिए शरीर अपना रिस्पॉन्स देती है इन फॉर्म ऑफ की बोन्स बढ़ते हैं जिसमें कि ऑस्टियोफाइट जिसे हम कहते हैं। तो
जब ये चीज़ें होने लगती हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे पैरों में सूजन आती है, अकड़नपन आती है और चलना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो जो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली है, ये बहुत ही जी। पेनफुल कंडीशन है हमारे लिए। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं देवेंद्र दिल्ली से। देवेंद्र, क्या आपका सवाल आप पूछ सकते हैं? देवेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है देवेंद्र जी से, लेकिन जिस तरह से अर्थराइटिस एक बड़ी समस्या बनी हुई है, ऐसे में इसमें क्या कुछ उम्र रहती है ये भी हम जानेंगे। डॉक्टर स्नेहलता का रुख कर लेते हैं। स्नेहलता जी, आप बताइए कि किस उम्र से अर्थराइटिस की शुरुआत होती है? नमस्कार जी। अगर उम्र की बात करते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर हम करते हैं, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ओल्ड एज में ज़्यादा आता है, क्योंकि ये डिजेनरेटिव है। लेकिन इसमें भी अगर ओल्ड एज में भी ये फिजियोलॉजिकल है, ये नहीं कि मतलब ओल्ड एज में आ रहा है तो पैथोलॉजिकल है, ऐसा नहीं है। ये कॉमन है, मतलब एज होती रहेगी तो डिजेनरेशन तो होती रहेगी। लेकिन आज के समय में हम देखने को मिलता है कि वो 30s 35 में भी हमें डिजेनरेशन चेंजेस मिल रहा है। इसका कारण मैं ये जानती हूँ कि ओवर एक्सरसाइजेस, जैसे आयुर्वेद में बताया गया है संहिताओं में कि अति व्यायाम या अति व्यय, मतलब अपनी एज की क्षमता से या अपना बॉडी की क्षमता से भी अगर ज़्यादा व्यायाम करते हैं, जैसे अभी जिम्स में हम जाते हैं तो ओवर कर लेते हैं कि कुछ ही दिनों में हमें वेट लॉस करनी है या फिट होनी है, इस तरह से सोचते हुए घंटों भर मतलब जिम में करना, ये भी एक कारण मैं मानती हूँ। एंड इसके अलावा कुछ अननेसेसरली हार्मोनल पिल्स लेना, खासकर जैसे फीमेल्स होते हैं। मैं माफ कीजिए, आपको बीच में रोक रही हूँ। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं देवेंद्र। देवेंद्र, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। हेलो जी देवेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। जी, गुड इवनिंग। एक्चुअली मैंने ना अपनी मिसेज का भी रोबोटिक सर्जरी कराई थी मोहाली से। जी अभी उसको 3-1 महीने हुए हैं, लेकिन टाइम टू टाइम अभी भी उनको ना स्वेलिंग आ जाती है पैरों पे। तो वो कारण क्या है कि हालांकि कुछ इम्प्रूवमेंट भी है, 2 महीने फिजियो भी चाहिए उनकी, जी तो उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कुछ अगर आप गाइड कर दो। नहीं, उनको क्या तकलीफ है ये बताइए कि सूजन आ रही है रोबोटिक नहीं, सर्जरी कराने के उनकी बाद? रोबोटिक सर्जरी हुई है, TKR। ठीक है। डॉक्टर आलोक, आप इस बात के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। सर, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर अखिलेश, आप इस समस्या का समाधान बता दीजिए। जनरली नी रिप्लेसमेंट नॉर्मल वैसे भी होती है। आजकल जो प्रचलन में आया हुआ रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट है, वो काफ़ी अच्छा है और फंक्शनल अलाइनमेंट के थ्रू हम करते हैं वो। अब देखिए, कोई भी नी रिप्लेसमेंट होगा, मैकेनिकल हो या रोबोटिक्स के थ्रू हो, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू डैमेज के थ्रू या उसमें मसल डैमेज होता है इनिशियली, क्योंकि कट हम लोग इंसिजन लेते हैं तो हमें एक हीलिंग प्रोसेस होता है बॉडी का। तो रिपेयर हीलिंग प्रोसेस अराउंड 3 to 4 मंथ्स लगते हैं। हल्का सूजनपन रहेगा और थोड़ा दर्द भी रह सकता है उस दौरान। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आइस एप्लीकेशन करना है। प्रॉपर जो फिजियोथेरेपी की गाइडेंस, फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लेके प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहिए। विद टाइम वो सेटल हो जाएगा। आफ्टर 3 to 4 मंथ्स जनरली चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। बट हाँ, ये 3 से 4 महीने लेती है सूजन जाने में। जी, मतलब कि नॉर्मल है, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी कोई बात हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, सोनू। सोनू, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। जी हमारा क्वेश्चन है कि मान लीजिए आजकल 30% लड़कों को इसमें जो आर्थिक गेंद होना सकता है, तो इसका क्या विशेषता? सोनू जी, आपकी आवाज क्लियरली नहीं पहुंच रही है। आपको सर समझ में आ गया सवाल क्या पूछा है इन्होंने? एक बार फिर से मैं ये अपना कह रहा सवाल हूँ दोहरा कि दीजिए। पेन क्यों हो रहा है? 30-28 साल के बच्चे को एज में दर्द होना शुरू हो जा रहा है। आपकी समस्या नहीं सुन पा रहे हैं सोनू जी, एक बार फिर से आराम से बता दीजिए क्या। एड़ी में लोगों की एड़ी में पेन होना क्यों शुरू हो जा रहा है? ठीक है। एडी में पेन हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? क्या ये अर्थराइटिस तो नहीं है? जी डॉक्टर अखिलेश। नहीं, एडी का दर्द जनरली आर्थराइटिस से रिलेटेड कम होता है। बट हाँ, आप एक यूरिक एसिड की जांच करा लीजिए, उस केसेस में काफ़ी कॉमन पाया गया है। अदरवाइज एक प्लांटर फेशियाटिस कंडीशन होती है, हमारी नीचे की सतह होती फेशिया, उसमें कभी अंदर सूजन बन जाती है, उसके कारण बहुत दर्द होता है। तो उसके लिए कुछ दवाई और कसरत हैं। एक कॉन्ट्रास्ट फुट बात बोला गया, काफ़ी अच्छा निवारण है उसके लिए, वो आप अपनाएं, उससे आपको आराम मिलेगा। और कुछ दवाइयाँ का भी सेवन करना पड़ेगा आपको उसके लिए।
जी ठीक है, उम्मीद है सोनू जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और रुक करेंगे हम आलोक जी का। आलोक जी, जिस तरह से अभी हम सुन रहे थे, डॉक्टर स्नेहलता ये कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा अगर आप वर्कआउट करते हैं जिम में, यानी कि आप अपनी हड्डियों का बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज अगर करते हैं उस दौरान, तो ये समस्या हो सकती है। क्या कहेंगे सर? सुन पा रहे हैं आप लोग? जी जी सुन पा रहे हैं। हाँ, दरअसल ये उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। वियर एंड टियर की प्रॉब्लम जो पहले सिर्फ सीनियर सिटीजन्स में देखी जाती थी, आजकल यंग जनरेशन में भी देखे जाने लगी है। उसका कारण यही है ओवर एक्सरसाइज या गलत तरीके से एक्सरसाइज। दरअसल अगर हम पुराने जमाने से कंपैरिजन करें तो पुराने जमाने में हम लोगों का चलना फिरना काफी होता था, लेकिन आजकल जिम में कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज ही होती है, तो उससे कुछ पर्टिकुलर जॉइंट्स के ऊपर या कुछ पर्टिकुलर मसल्स के ऊपर ज्यादा काम होता है, और उसके कारण से मिसमैच होता है एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में और हमारी जो एक्सरसाइज में। उसके कारण कई बार ऐसा मिला है कि कुछ लोगों के मसल्स के पेन या आर्थराइटिस के पेन बढ़ जाते हैं, और धीरे धीरे घुटने जो यूजुअली 50-60 की एज में घिसते थे, वो अभी हम कुछ यंग जनरेशन में भी देखने लगे। ठीक है सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए वीके शर्मा। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर आलोक से। बताइए वीके शर्मा जी। नमस्कार मैडम, मेरा सवाल है, मेरी एज 62 ईयर्स है और मेरे घुटनों में दर्द रह रहा है हल्का हल्का। वैसे मैं हफ्ते में 5 दिन 6 किलोमीटर की मॉर्निंग वॉक भी करता हूँ, उसके बाद भी मेरे दर्द रहने लग गया, हल्का हल्का दर्द है। तो मैं कार्टिजन पीछे ले रहा था दवाई और कुछ और दूसरी पिछले कुछ महीने से ले रहा था, उससे पेट में गड़बड़ होने लगी, तो फिर मैंने पिछले 2 महीने से ले नहीं रहा हूँ मैं जी। तो मैं क्या करूँ अभी? इस समय भी पेट में दर्द है, पैर में घुटनों में हल्का हल्का पेन रहता है। आलोक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। अखिलेश जी बिल्कुल चलें और एक्सरसाइज करें, ये 2 चीजें बहुत जरूरी है। कार्टिजन लेना, सप्लीमेंट लेना, ये सब सेकेंडरी है, बट सबसे पहले आप किसी अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिल लीजिए और एक फिजियोथेरेपिस्ट से अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करवाइए। अगर फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से और बराबर चलने के बाद में भी अगर कुछ दर्द रहता है, तो एक बार आपको अपने लोकल ऑर्थोपेडिक से मिलना पड़ेगा कि इसमें क्या ऐसा है कि घुटने बहुत ज्यादा घिस गए हैं, क्या हमें कुछ दवाइयां लेने की जरूरत है, या फिर कुछ प्रोसीजर्स करके उस जो पार्ट घिस गया है उसको रिपेयर करने की जरूरत है। याद रखिए, सबसे पहली चीज अपना वजन कंट्रोल करना, एक्सरसाइज करना, और जितना चल सकते हैं डेफिनेटली चलना होता है। उसके बाद में अपने इस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें कि नीचे ना बैठना पड़े, सीढ़ियां ना चढ़नी पड़े, और अपनी कंटिन्यूटी रेगुलर एक्सरसाइज कर पाए। अगर कार्टिजन या किसी सप्लीमेंट से पेट में दर्द हो रहा है, इसका मतलब यह है कि वो प्रोबेबली वो दवाई आपको सूट नहीं कर रही है, आपको उस दवाई को बंद कर देना चाहिए। लोकल कुछ पेन निवारक दवाएं होती है, उसको आप लगा सकते हैं, और एक बार एक्सरे करवा लीजिए और अपने लोकल ऑर्थोपेडिक से मिलकर के ये देख लीजिए कि घुटने कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं घिस गए। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी जी अपना सवाल पूछिए सर। बलवान सिंह। हाँ जी मेरे को जी बताइए। 2016 में ये चिकनगुनिया हुआ था, उसके बाद में मेरे को तभी से जोड़ों में सारों में दर्द रहता है, हाथों में सुबह सूजन आ जाता है, गर्दन में दर्द, नसों में दर्द। मैंने सारी जगह दिखा लिया, कहीं कोई आराम नहीं हो रहा है। अखिलेश जी इनके सवाल का जवाब। देखिए, आपकी तो अगर हर जोड़ों में लगभग दर्द है तो कहीं ना कहीं हमें एक जांच करके तो देखना होगा कि अंदर क्या कारण है। उसका कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बीमारी में। यदि हम कारण पे नहीं जाएंगे तो हमें सही बीमारी के सही तरीके से इलाज भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप अपने लोकल डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है और इन्वेस्टिगेशन करना इसमें बहुत ज़रूरी होगा। हमें कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी है। चिकनगुनिया बता रहे कि चिकनगुनिया भी नहीं हुआ। चिकनगुनिया के बाद कॉमन है पेन, बट क्योंकि आप कह रहे हैं 2016 से बहुत लंबा समय हो गया, वो एक कारण नहीं कह सकते खाली उसी के कारण होगा। और भी कारण होते हैं आर्थराइटिस के, हमें वो कारण ढूंढने ज़रूरी हैं, उसी हिसाब से हमें दवाइयाँ और निवारण कर पाएंगे इसके साथ। मैं इसमें जवाब देना चाहता हूँ। जी जी बताइए। दरअसल होता क्या है कि वायरल इन्फेक्शन या किसी भी इन्फेक्शन के बाद हमारा इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाता है और इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम्स और स्पेसिफिकली आर्थराइटिस होने लगता है। इसको हम पोस्ट वायरल आर्थराइटिस बोलते हैं।
जी। ये काफी कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक या कई बार 10-10, 15-15 साल तक भी रह सकता है। लेकिन जरूरी ये है कि पहले हम आर्थराइटिस से रिलेटेड टेस्ट करवा लें। अगर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रेज्ड हैं, आर्थराइटिस के टेस्ट बढ़े हुए हैं, तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट करके इनको पूरी तरीके से एक नॉर्मल जिंदगी दी जा सकती है। जी, ठीक है। डॉक्टर स्नेहलता, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि समस्याएं बढ़ती जा रही है, आप कह रहे हैं ओवर एक्सरसाइज से परेशानी है। अगर हम बच्चों की बात करते हैं, क्या बच्चों पर भी अर्थराइटिस का कोई असर होता है? क्या उनमें ये बीमारी देखी जा सकती है? हाँ, बच्चों में कुछ अलग, जैसे जुवेनाइल आर्थराइटिस होती है, वो हो सकता है, वो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होगा। उसके अलावा ऑस्टियो आर्थराइटिस बच्चों में थोड़ा कम में पाया जाता है, लेकिन मिडिल एज में हमको मिल जाता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगा तो कुछ नॉक नहीं होके वो कुछ अलग बोन डिफॉर्मिटीज़ हमें देखने को मिलता है बच्चों में खासकर। अब पेन को लेके, क्योंकि जब तक हम डॉक्टर तक पहुंचना मतलब है अगर पेन हो तो ही पहुंचते हैं, और बच्चों में इतना पेनफुल आर्थराइटिस नहीं होता है। जुवेनाइल आर्थराइटिस के अलावा बाकी जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी होता है बच्चों में, वो भी हो सकता है। लेकिन ऑस्टियो आर्थराइटिस बच्चों में कम पाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है जी। तो बच्चों में खासकर इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की फेज़ होती है, और आयुर्वेद में ऐसा कहता है कि उनका कफ प्रदान, जहाँ कफ की प्रदान होती है वहाँ पे बोन टिश्यू, एडिपोज टिश्यू जो है बहुत फॉर्म होती है, लुब्रिकेशन बनी रहती है, और वहाँ पे डिजेनरेशन नहीं होता है। इस वजह से उनकी बोन जो है मजबूत ही रहता है। जी। डॉक्टर अखिलेश, और ऐसे में क्या सिम्टम्स आएंगे, कैसे पता चले किसी को कि उन्हें अर्थराइटिस हो गया है? आर्थराइटिस यदि मिडिल एज पर्सन्स में ज़्यादा मिलता है एक्चुअली, और हमें मेन जो मिलेगा सिम्टम जनरली पेन ही होता है। जनरली जो पेशेंट हमें प्रेजेंट करते हैं, पेन, स्टिफनेस खासकर ओल्ड एज में काफ़ी मिलेगा आपको। पेशेंट बोलेगा कि जब रात को सो के उठे तो जकड़न महसूस हो रही है, बिस्तर से तुरंत उठने में मुश्किल होती है, पहले हमें मूवमेंट करना होता है, जॉइंट मोबाइल करना होता है, फिर हम बिस्तर से उठ पाते हैं। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का खास मेन सिम्टम है स्टिफनेस और पेन, ये दो मेन चीज़ मिलेंगे हमें इसमें। ठीक है। और अगर हम खान पान की बात करते हैं तो डॉक्टर आलोक, क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए अगर कोई गठिया से पीड़ित हो गया है? देखिए, खान पान के लिए सबसे जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपना वजन ना बढ़ने दें। खाना पीना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका उससे वजन बढ़े। आप तली हुई चीज़ों को अवॉइड करें, स्मोकिंग अवॉइड करें। स्मोकिंग एक तरह के इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को इंक्रीज करता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करता है। रेड मीट जो होता है वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करता है, और तली हुई चीज़ें या ऐसी चीज़ें जिनसे वजन बढ़ता है उनसे अवॉइड करें। दरअसल आर्थराइटिस के अंदर जो सबसे पहली जो चीज़ मानी जाती है वो ये है कि वजन इतना नहीं रहना चाहिए कि नी पे या जॉइंट्स पे प्रेशर पड़े। जॉइंट पे प्रेशर पड़ने से या वजन होने से वो ज़्यादा जल्दी घिसते हैं। और वैसे ही इन्फ्लेमेटरी जो खान पीन है हमारा, जो स्पेसिफिकली जंक फूड आजकल ज़्यादा चल रहे हैं, स्मोकिंग लोग करते हैं या रेड मीट खाते हैं, ये सब चीज़ें इन्फ्लेमेशन को बॉडी में बढ़ाती है, और उससे भी जॉइंट्स के खराब होने के या घिसने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो मैं अपने सभी पेशेंट्स को ये एडवाइस करता हूँ कि जंक फूड को छोड़ दें, स्मोकिंग छोड़ दें, रेड मीट छोड़ दें, और इसके अलावा ऐसी चीज़ें जो वजन बढ़ा रही हो, तली हुई चीज़ें स्पेसिफिकली, उनको अवॉइड करें। जी। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ। जैसे आपसे, आपके पास ही मैं आ रही थी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि अगर जैसा आपने बताया कि ये तो हो गया जिम में अगर आप जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हम दूसरी क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को फिट रख सकते हैं? एक्सरसाइज के बारे में अगर बताएं तो जिम के अलावा, जिम तो हमने मना कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार एक है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है एंड सभी लोग कर सकते हैं, चाहे वो चाइल्डहुड फेज़ में हो या मिडिल एज फेज़ में हो। ओल्ड एज में ज़्यादा दिक्कत है, जहाँ पेन एंड स्वेलिंग है, वो मना करके बाकी सारे लोग एज ए डे टू डे प्रैक्टिस उनकी दिनचर्या में वो सूर्य नमस्कार करें। और यूट्यूब में आपको आराम से मिल जाते हैं स्टेप्स सारे, और उसको ब्रीथिंग टेक्निक्स के साथ करें। जैसे अगर कोई पोजीशन आता है तो उस पोजीशन में कैसे ब्रीथिंग को होल्ड करनी है या ब्रीथिंग को एक्सहेल करना है, उस तरह से करते हुए 3 से 5 बार या 6 बार प्रति रोज अगर हम सूर्य नमस्कार करेंगे तो बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बनाया रहेगा। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, गीता। गीता जी, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। हाँ जी मैम। जी बताइए। मैम, मेरे भी घुटने में और पैरों में बहुत दर्द रहती है। सुबह के टाइम ज्यादा 1-1.5 घंटे अगर खड़ा होकर खाना बनाओ ना तो पैरों में बहुत दर्द होती है, फिर सारा दिन रहती है। तो इसका क्या मतलब कुछ इलाज? स्नेहलता जी,
आप ही जवाब दे दीजिए। हाँ जी, आपका उम्र क्या है? 44। 44। और दिन में कितने घंटे सोते हैं आप? दिन में तो 1-1.5 घंटे आराम हाँ। करते हैं मैम। मतलब खाना खाने के तुरंत बाद सोते हैं? नहीं मैम, नाश्ता करने के बाद हाँ थोड़ी देर बाद लेटती हूँ। हाँ, ये दिन में जो दिवा स्वप्न जो हम कहते हैं वो ना सोए। और दूसरा, रात में जब आप सोएंगे तो थोड़ी देर के लिए तकिया पैरों के नीचे जो है तकिया लगा के सोए। और कुछ तेल आते हैं पेन ऑफ ऑयल करके, उससे हल्का सा मसाज कर लीजिए और रेस्ट करिए आप। लगातार आप किचन में 3-4 घंटे ना बैठ के वहाँ पे स्टूल रख लीजिए अपने किचन में, और थोड़ी हाइट पे अपने पैरों को लगाते हुए बीच बीच में खड़े हो जाइए, बीच में बैठ जाइए, इस तरह से करते हुए। और दूसरा, पानी ज़्यादा पिए। आप दिन में जो है 2.5 से 3 लीटर तक की पानी ज़रूर पिए। और वेगों को ना रोके, जैसे अगर आपको पेशाब लगता है या आपको मोशन लगती है तो उसको रोक के आप किचन में ऐसे काम करेंगे तो ज़्यादा दर्द लगेगा। तो इन चीज़ों की ध्यान रखिए, आपको आराम मिलेगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आसपास के कोई भी डॉक्टर के पास आप पहुंचिए। बहुत सारे एक्सटर्नल थेरेपीज हैं जो पंचकर्मा थेरेपीज कहते हैं आयुर्वेद में, उन थेरेपीज से भी आपको आराम मिल जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुदेश जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम, कुछ महीने पहले मेरे ना लेफ्ट कंधे में दर्द हुई थी जी। तो मैंने ऑर्थोपेडिक को दिखाया था हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा आपकी मसल्स वीक हो रही हैं। मेरी एज 72 है और मुझे बीपी भी है और शुगर भी है। तो अभी मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि मेरे जॉइंट्स में पेन है। ठीक है आलोक जी, सर क्या हो सकता है इनके लिए? देखिए, कंधे में जो दर्द है और उसके साथ में अगर मूवमेंट में भी या जो हम कंधे को ऊपर नीचे करते हैं उसमें भी अगर दिक्कत है तो वो फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। ये काफी कॉमन है डायबिटिक या थायराइड पेशेंट में। आमतौर पे इसका फिजियोथेरेपी से अच्छा इलाज हो जाता है, नहीं तो कुछ मसल रिलैक्सेंट्स दी जाती है या शोल्डर में इंजेक्शन लगा के भी उसको खोला जा सकता है। मैं पहले एडवाइस ये करूंगा कि अपने आसपास किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिल लें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करवा लें, और अगर शुगर अगर कंट्रोल नहीं है तो शुगर टाइट कंट्रोल होना चाहिए। आमतौर पे ज्यादातर पेशेंट इन्हीं चीजों से, शुगर टाइट कंट्रोल करने से और एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाते हैं। जी ठीक है। और आलोक जी, इसके अलावा ये सवाल भी काफ़ी गंभीर है कि इस उम्र में क्या सिर्फ वॉक करना चाहिए या कुछ और योगा अभ्यास या फिर इसके अलावा कुछ और भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? देखिए, जॉइंट पेन के अंदर मैं एज ए जनरल बात करता हूँ, जॉइंट पेन के अंदर एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को एक्सरसाइज करने में दिक्कत होती है, जैसे हमारे सीनियर सिटीजन्स है, वो बोलते हैं हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मैं उनको सिंपल एक चीज बोलता हूँ, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट चलने की कोशिश करिए। बचपन से लेके बुढ़ापे तक अगर हम चलते रहते हैं तो इससे बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर तक ने ये बोला है कि हर व्यक्ति को कम से कम 10,000 स्टेप्स चलने चाहिए। चलने से न केवल शुगर कंट्रोल होता है, वेट कंट्रोल होता है, हम अपनी आर्थराइटिस को कंट्रोल रख सकते हैं, अपने मूड को कंट्रोल रख सकते हैं, बल्कि सबसे बढ़िया एक्सरसाइज मानी जाती है हर तरीके से। अनटिल अनलेस कि आपको किसी कारणवश मेडिकल कारणों से आपको मना किया हुआ है, जैसे कई बार कुछ हार्ट की प्रॉब्लम के लिए मना कर देते हैं या घुटने इतने ज्यादा घिस जाते हैं कि पेशेंट चल नहीं पाता। इसके अलावा अगर ये दोनों तीनों प्रॉब्लम्स नहीं है तो चलने से बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं है। हर इंसान को सबसे पहली एक्सरसाइज चलने से शुरू करनी चाहिए। जितना स्लोली एक बार 10 मिनट 15 मिनट से स्टार्ट करें और धीरे धीरे बढ़ाते हुए चले जाएं। और इसमें ध्यान सिर्फ एक चीज का रखना है कि आप स्पोर्ट्स शूज पहन के चलें, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आगे जब हम बाहर जा रहे हैं तो हो सकता है कुछ उबड़ खाबड़ जगह हो, कहीं हमारा पाँव अगर, क्योंकि एक सीनियर सिटीजन के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है, अगर पाँव का इम्बैलेंस बन जाता है तो नी के या एंकल के जॉइंट्स की जो मसल्स है, लिगामेंट है, वो फटने की पॉसिबिलिटीज रहती है। तो स्पोर्ट्स शूज काफी हद तक उसको बचा के रखेंगे, आपको चलने में भी मदद करेंगे। तो अगर ये पॉसिबल है तो सुबह या शाम को कभी भी स्पोर्ट्स शूज पहन करके चलना शुरू करें। पहले धीरे धीरे आराम से और उसके बाद थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं, थोड़ा सा ज्यादा चलें, अपने आप काफी चीजें ठीक होने लगी। ठीक है। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आप इनके सवाल का जवाब दीजिएगा। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं कुलदीप जी। हाँ, मेरा सवाल, पहले तो धन्यवाद सर एक्सपर्ट का। दूसरा ये है कि मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरी वाइफ के रोबोटिक सर्जरी नी रिप्लेस कराना है सर,
रोबोटिक सर्जरी से कराएं या फिजिकल, दोनों में कौन सा अच्छा है? क्या फर्क है दोनों में, रोबोटिक और फिजिकल सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट के लिए? हाँ जी, देखिए नी रिप्लेसमेंट अभी तक रोबोटिक्स बहुत ट्रेंडिंग है, क्योंकि उसमें जो इंसिजन है और जो अलाइनमेंट, बेसिकली हम लोग जो पहले नॉर्मल टीकेआस करते थे मैकेनिकल अलाइनमेंट से करते थे, उससे थोड़ा सा बोन कट्स कंपेयर करें रोबोटिक्स से ज़्यादा होता है। तो रोबोटिक्स हमारा एक्चुअली फंक्शन अलाइनमेंट पे काम करता है। तो अभी ट्रेंडिंग तो रोबोटिक्स ही है, बट मैकेनिकल अलाइनमेंट के रिजल्ट लास्ट 50 ईयर्स से ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपना अच्छा सर्जन चूज़ करिए, सर्जन अच्छा होगा तो आपका रिजल्ट हमेशा अच्छा मिलेगा। रोबोटिक मैकेनिकल में अभी भी रोबोटिक इनिशियल स्टेजेस में ही है, अभी ट्रेंड में है, बट अभी इसके आउटकम फंक्शन रिजल्ट बहुत लॉन्ग टर्म हमें नहीं मिले हैं। मैकेनिकल के रिजल्ट्स हमें हमेशा से पता है अच्छे हैं। तो रोबोटिक्स के लिए बिल्कुल जा सकते हैं, बट अच्छे सर्जन को चुने और सीनियर सर्जन या मोस्ट एक्सपीरियंस जो रोबोटिक्स में बहुत सारी सर्जरीज कर चुका है उन्हें चुने, तो रिजल्ट डेफिनेटली आपको अच्छे मिलेंगे। जी बिल्कुल। और हम बात करते रहेंगे अर्थराइटिस के बारे में अगले और आधे घंटे तक। हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ इंडिया में अर्थराइटिस की। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल भी लगातार बना हुआ है और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शहजाद दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। शहजाद जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम जी हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको, सवाल कीजिए। जी मैडम, पूछना ये है मैडम कि हमको 8 साल पहले गठिया हुआ है। जी एक बार फिर से अपना सवाल कीजिए। हाँ, 8 साल पहले हमें गठिया हुआ है, जिसे हम 6 साल जो है ना एलोपैथी का दवा किए। एलोपैथी दवा में हमको कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर जो है ना एक हम सर्जन के पास गए, तो सर्जन ने हमें मशवरा दिया है कि ये एलोपैथी में इसका दवा आपको नहीं मिलेगा जी, आप किसी और दवा को खाइए। तो हमने हेमोपैथी नहीं लिया। हम 6 महीना से जो है ना वो हमारी तकलीफ थी कि हम बिस्तर से सही से उठ भी नहीं सकते थे। हमारे दोनों पांव घुटना में कस के जो है ना वो पकड़ रखा था। तो हेमोपैथी के डॉक्टर ने हमें कहा है कि आप जो है ना 2-3 दिन में सही हो जाइएगा, आप इत्मीनान रहो। उन्होंने दवा दिया, लेकिन ये सच है 2 से 3 दिन में जो है ना हमारी दर्द भी कम गई और हम जो है ना चलने भी लगे। हमारा यही प्रॉब्लम ये है 8 साल से कि गर्मी, जैसे कि सर्दी में हमें ज्यादा पकड़ करता है, गर्मी में जो है ना गैस का बंद है। गर्मी में हम जो ठंडा चीज अगर कोई भी खाते हैं ये दर्द शुरू हो जाता है। जबकि हमारा 3 चीज माना है, डॉक्टर साहब ने मना किया था कि आप मछली मत खाना, कच्चा प्याज नहीं खाना और कच्चा लहसुन नहीं खाना जी। हम वो 3 चीज को बिल्कुल ही नहीं खा। लेकिन हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि गर्मी आएगा तो गर्मी में ठंडा नहीं खाते हैं तो गैस बनता है। अगर ठंडा कोई चीज खाते हैं तो फिर वो गठिया की दर्द जो है ना वो सताने लगता है। अब इसके लिए हम क्या तो ये समस्या बड़ी है अखिलेश जी, क्या निदान देंगे? नहीं, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि डॉक्टर ने आपको क्या बताया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है कि नॉर्मल आर्थराइटिस, मतलब कुछ बताया था आपको कि किस प्रकार की आपको गठिया है? वो तो हमारा जो है ना वो इलाज हुआ था सर, वो ब्लड का टेस्ट हुआ था तो उसमें गठिया बताया गया था, लेकिन वो कौन सा प्रकार का गठिया है सर ये तो हमें पता नहीं था। मतलब आरए फैक्टर कराया गया होगा, पॉजिटिव आया होगा। दोनों घुटना में जोरों से दर्द होता था और पूरी जो है ना हाथ मांस जितना भी जो है जहाँ पे जो जोड़ होते हैं सारे जोड़, हमारा तो ये हाथ है कि हम अपनी कुटुंब में भी सही से बैठ नहीं सकते थे। देखिए, आप जिस तरीके के लक्षण बता रहे हो साहब से मुझे लग रहा है शायद रूमेटॉइड आर्थराइटिस से आप पीड़ित हैं। तो उसका ना प्रॉपर टेस्ट भी होता है, उसकी मेडिसिन हैं प्रॉपर। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएँ, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। उसकी मेडिसिन हैं अच्छी, बहुत अच्छी मेडिसिन है, रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं और आयुर्वेद में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आप जा सकते हैं, बस सही तरीके से दवा मिलनी चाहिए। रिजल्ट्स तो दोनों में ही रूमेटॉइड के अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा आराम जी। और इसमें अगर आपको ठंडा खाने के बाद बढ़ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो कि शॉन्ट का पाउडर मिलती है, ड्राई जिंजर पाउडर हम कहते हैं जी। उसको 1/4 चम्मच, छोटी चम्मच, 7 दिन तक आप उसको बटर मिल्क के साथ, छाछ के साथ आप लेके देख लीजिए। लेकिन छाछ मना होती है शायद अर्थराइटिस में, बहुत पतला करके, बहुत पतला करके, यानी कि छाछ को भी ऐसे बनाएं कि 1 चम्मच की दही में 1 गिलास की पानी, इस तरह से करके बहुत पतला, और उसी में 1/4 चम्मच की सौंठ डाल के 7 दिन तक लेके देख लीजिए। ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि इनको जवाब मिल गया होगा। स्नेहलता जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम आयुर्वेदा की बात करते हैं तो हमें किस तरह से खान पान रखना चाहिए, जैसे कि आपने बताया कि अगर ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करते हैं तो हम इसको इसका खान पान अलग है। और मैं आप सभी को बीच में रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है। ये मोदी मेरठ पहुंच गए हैं। कुछ तस्वीरें हम दर्शकों को पहले दिखा देते हैं और रुक करेंगे मेरठ का, जहां पर पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं, पहुंच गए हैं। ये सीधी तस्वीरें मेरठ से। आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली है मेरठ में और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मोदी जी बारी बारी सभी से मिल रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं, सभी बहनों से, सभी भाइयों से, सभी से। मोदी जी, मोदी 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 जी तुम संघर्ष करो, मोदी जी तुम संघर्ष करो। दलितों के मसीहा, गरीबों के मसीहा आज आपके बीच में मंच पर विराजमान हैं। मैं आपकी तरफ से भी सभी मंचासीन, सभी पत्रकार बंधुओं की तरफ से, सभी की तरफ से अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। अब मैं स्वागत की इस कड़ी में मैं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करती हूं, आग्रह करती हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। शॉल एवं ओपी से आप स्वागत करें, शॉल उड़ाकर स्वागत करें। मुख्यमंत्री द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो रहा है। सभी अभिनंदन करें, ताली बजाकर सभी लोग स्वागत करें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी को आमंत्रित करती हूं स्वागत के लिए कि वह हल से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत हो रहा है। किसानों का हल हम सबको याद होगा, जब हल चलाकर खेतों में बुआई करी जाती थी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं हमारे पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष सतेंद्र सिसोदिया जी, क्षेत्र के प्रभारी, पश्चिम क्षेत्र के प्रभारी स्वात यदुवंश जी, आप माननीय प्रधानमंत्री जी को राम मंदिर से स्वागत करें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को राम मंदिर दिया जा रहा है, उससे स्वागत करा जा रहा है। अयोध्या की धरती पर विशाल राम मंदिर बनवा के, राम लला का मंदिर बनवा के एक इतिहास रच दिया है। बहुत बहुत स्वागत करें। अब बहनों की तरफ से माननीय सभी हमारी बहनें मंच पर विराजमान हैं, वो भी स्वागत करें, पुष्प और गुच्छ देकर स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। आदरणीय सभी मंचासीन सभी बहनें आगे आके सब स्वागत करें। सभी बड़ी माला से स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री जी का, बड़ी माला से स्वागत करें। सभी लोगों का से आग्रह है कि इस स्वागत की कड़ी में बड़ी माला से स्वागत होना है, उससे स्वागत करें। बहन, जितनी हमारी बहन मंच पर विराजमान है, सब बहनें आकर आए, बड़ी माला से स्वागत करेंगी। सभी बहनें आए, सभी हमारे भाई भी शामिल हो, हमारी सभी बहन हमारी मंच पर विराजमान, हमारी विधायक मंजू शिवाजी, सरोजनी अग्रवाल जी,
जिला पंचायत की सदस्य, जिला पंचायत की अध्यक्ष, सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत। बड़ी माला से स्वागत हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी योगी जी बड़ी माला से ताली की गड़गड़ाहट से स्वागत करें, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे अब मैं आमंत्रित करती हूं जयंत चौधरी जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल। आज मेरठ की क्रांति भूमि, वीरों की धरती, किसानों की धरती, चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि पे आयोजित चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी विराजमान हैं। और एक बार फिर से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करें आर्थराइटिस के बारे में। अपने कॉलर्स को बता दें कि अगर वो भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आर्थराइटिस से जुड़ा हुआ, तो नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर्स का पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है और रुख करेंगे हम डॉक्टर स्नेहलता का, जो कि मैं बता रही थी कि आखिर किस तरह का खान पान होना चाहिए इस दौरान, तो क्या कुछ किया जाए आर्थराइटिस के दौरान और इससे बचने के लिए डॉक्टर स्नेहलता हमें क्या अपना खान पान रखना चाहिए? जी, जैसे आर्थराइटिस अलग अलग तरह के हैं, तो उसमें भी हमें खान पान भी अलग अलग तरीके का होगा। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जहाँ बात होती है, वहाँ पे हमें पेट की बीमारी को भी हमें देखना होगा कि पेट अगर ठीक रहेगा, डाइजेशन प्रॉपर रहेगा, तो पेन वहाँ पे कम रहेगा। तो हमें उस समय में रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को कम रखना चाहिए। और दूसरा, दिन में सोने का मना करना चाहिए। और स्टार्टिंग स्टेज में, खासकर जब पेन ज़्यादा हो, स्टिफनेस ज़्यादा हो, वहाँ पे और दही बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए उस समय में। और मतलब भूख नहीं लग रही है तो खाना नहीं खाना चाहिए। और फास्टिंग रखें और शोंठ और पानी का जल जो है कम से कम मात्रा में दिन में पीते रहे। इस तरह से ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का होगा। और खाना क्या चाहिए? ओल्ड राइस और ओल्ड क्या बोलते गेहूँ, यानी कि 6 महीने लगभग, मतलब जैसे ही निकलते हैं गेहूँ नया निकलता है तो तब ना लेके उसको 6 महीने तक रोक के उसके बाद उसकी आटा से करेंगे तो अच्छा सा ये इजीली डाइजेस्ट होती है और अच्छा भी है। तो ओल्ड राइस भी करें। और मोरिंगा, सहजन जिसे कहते हैं, उसको भी खाना चाहिए। कुल्थी की दाल है वो भी हम ले सकते हैं। और लहसुन जिसको सूट करता है उसको हल्की सी घी में फ्राई करके वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में काम करेगा। और ऑस्टियो आर्थराइटिस में हमें कार्टिलेज टिश्यू को बना के रखने के लिए हमें काफ़ी चीज़ें लेना होगा। और ऐसा मानता है आयुर्वेद कि जो बोनी टिश्यू, जो हड्डियां जो बनते हैं, वो फैट टिश्यू से बनता है। तो हमें हेल्दी फैट जो होती है वो हमें कम से कम मात्रा में लेते रहना चाहिए। यानी कि हमें ये तिल का जो तेल है वो हम कुछ ड्रॉप्स के फॉर्म में हम हर दिन ले सकते हैं, या तो पानी में मिला के ले सकते हैं या दूध में मिला के ले सकते हैं। तो इसमें कैल्शियम रिच भी है और हेल्दी फैट, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल भी रहता है, लिपिड्स होते हैं। तो और इसके अलावा हमें काफ़ी लोग जो है अभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ी हुई है, इस वजह से वो रेगुलर जो है कुछ ऐसे मेडिसिन लेते हैं कि एंटी कोलेस्ट्रॉल वाले जी। तो उसमें भी ये ब्लड वेजल्स में तो कम करता है, साथ साथ में ये घुटने के अंदर जो ग्रीस है उसको भी कम करने लगता है। इसीलिए हमें घी और थोड़ी सी तिल की तेल, इसकी मात्रा रेगुलर बेसिस में हमें रखना चाहिए। बिल्कुल मैम, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, विजय है जयपुर से। विजय, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। विजय जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता हमारा फ़ोन कट गया है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से जुड़ेंगे उनसे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं डॉक्टर स्नेहलता कि आपने बताया कि यहाँ पर डाइट जो है वो कम से कम घी और ऑयल हम उसमें रखें, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि लोग इसी से परहेज़ कर रहे हैं। हाँ जी, तो इसीलिए जो है डिजनरेशन काफ़ी जल्दी आ रहा है। तो हम डेली में प्रतिदिन थोड़ी मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो भी अगर हम कट करेंगे तो काफ़ी
आजकल हम ये भी देखते हैं कि एयर फ्रायर्स आ गए और जीरो ऑयल की फूड्स आ रहे हैं एंड दे आर फैशनेबल। और एक तरफ से हम देख रहे हैं कि चीज़ और ओवर फैटी वाले फूड्स ले रहे हैं। तो हम फैट को इस तरह से ना ले कि फैट फूड मतलब डीप फ्राइड आइटम्स है, ऐसा नहीं है। अगर देसी घी हम लेते हैं और रेगुलर मात्रा में लेना भी चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी डिसीज़ हो, हार्ट डिसीज़ भी क्यों ना हो, उनको भी लेना बहुत ज़रूरी है। और ओल्ड एज में खासकर हमें देना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे वात प्रकोप होती है। जहाँ वात प्रकोप होती थी पूरी हड्डियों का और स्किन में जितनी भी चिकनाई होती है, जो लुब्रिकेशन, जो मॉइस्चर बना के रखते हैं, वो सारे चीज़ें ड्राई अप हो जाता है। तो रेगुलर मात्रा में हमें घी और थोड़ी सी तिल की तेल लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर जैसे समर्स होते हैं, तिल ज़्यादा गर्म होता है, तो हम हल्की सी मात्रा में हम कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल या बादाम ऑयल, बादाम ये भी हमें पानी के अंदर डालकर हम ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा कंजप्शन होना चाहिए बहुत ऑयल ज़रूरी का है। और घी का। अच्छा, एक चीज़ और है, कहा ये भी जाता है अगर आप घी खा रहे हैं तो उसे आप मेल्टेड फॉर्म में खाएं, यानी कि आप गरम सब्जी में या दाल में डालकर खाएं तो उसका उतना असर नहीं होगा जितना कि हम सोचते हैं कि ये जम जाएगा या सैचुरेटेड फैट है तो उसका असर कम होगा। क्या कहेंगे? नहीं, कभी भी हम लेते हैं तो हमारे हमारे बॉडी टेम्परेचर के इक्वल ही हमें लेना ज़रूरी होगा। एकदम अगर जमा हुआ चीज़ हम अगर लेते हैं तो वो आगे अंदर बॉडी में जाके फिर वो पिघल के फिर बॉडी टेम्परेचर में होगा, तो उतनी एनर्जी हमारी बॉडी की यूज़ होगी। तो ऐसा ना करके हम अगर पिघला के लें तो बेटर है। जी बिल्कुल। डॉक्टर आलोक, तो जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि समस्या आजकल आम होती जा रही है, और अगर ये 30-35 साल से शुरू हो जाए अर्थराइटिस किसी को, तो उन्हें क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए या फिर किस तरह से इलाज कराना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम आर्थराइटिस को समझें कि है क्या। आर्थराइटिस बेसिकली जॉइंट्स की बीमारी है और ये दो तरह की होती है। जैसे कि पहले भी बता चुके हैं कि आर्थराइटिस एक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होती है और एक नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। नॉन इन्फ्लेमेटरी मींस कि हमारे घुटने एक डिजेनरेशन के कारण से घिसते जा रहे हैं। दूसरा है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जो कि यंग लोगों में ज्यादा पाई जाती है। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में क्या है, जोड़ों में सूजन आती है। ये हाथ के जॉइंट्स में भी हो सकती है, पाँव के जॉइंट्स में भी हो सकती है, शोल्डर में भी हो सकती है, एंकल में, रिस्ट में, कहीं पे भी हो सकती है। सबसे पहली चीज है कि इस बीमारी का निदान हो जाए प्रॉपर तरीके से। निदान से के लिए जरूरी है कि आप अपने फिजिशियन से, र्यूमेटोलॉजिस्ट से, ऑर्थोपेडिस्ट से मिलिए और डायग्नोसिस सर माफ कीजिएगा, आपको बीच में रुक रही है। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से। विजय जी, अपना सवाल पूछिए। जी सवाल पूछिए विजय जी। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैम, मेरा एक लड़का है, उसका घुटने एडी में दर्द रहता है बार बार। ऐसा क्यों? वो डॉक्टर को चेक कराया था तो बोला था कि उनका हड्डी बढ़ गया है। क्या उम्र है उनकी? एज कितनी है? जी मैम, उनकी होगी 13-14 साल है। ठीक है, ठीक है। आलोक जी, बच्चा है, एडी में दर्द की शिकायत है। देखिए, 13 साल के बच्चे में हड्डी बढ़ना बड़ा ही अनकॉमन है। ऐसा यूजुअली होता नहीं है। ये एज के साथ में जो हड्डी बढ़ जाती है, ऑस्टियोफाइट्स होते हैं, वो एज के साथ में आते हैं। मैं ये लेके चलता हूँ, अगर 13 साल के बच्चा अगर एडी में पेन कर रहा है तो उसके लिए पहले कुछ चीजें, कोई ग्रोइंग पेन तो नहीं है। ग्रोइंग पेन ये होता है कि बच्चे जब 10 से लेके 20 साल तक के बच्चे होते हैं, जब जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती है तो उनको एंकल में या शिन के में पेन हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलके पहले ये चीज इसको रूल आउट करवा लें। फिर अगर कुछ जरूरत है तो कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स या एक्सरे करवा के उसको देखा जा सकता है क्या। बट आमतौर पे जो इस एज के अंदर हम लोग अगर बच्चे एंकल में पेन की शिकायत करते हैं तो ये ग्रोइंग पेन या नॉन स्पेसिफिक मस्कुलर पेन हो सकते हैं। आमतौर पे ये हड्डियों के घिसने की प्रॉब्लम, जैसे भी पहले भी बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, ये यंग एज के बच्चों में नहीं होती है। बोन्स के बढ़ने की जो प्रॉब्लम है वो भी यंग बच्चों में नहीं होती है। तो ये प्रोबेबली मस्कुलर पेन होगा या फिर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होगा। तो उसके लिए एक बार रेगुलर कुछ ब्लड टेस्ट करवा करके देख ले कि शरीर में कोई विटामिन डी की या कैल्शियम की डेफिशिएंसी तो नहीं है, और उसके बाद में क्या एक्सरसाइज की जरूरत है। ठीक है, हमारे साथ स्वाति एक कॉलर जुड़ गई है मुंबई से। स्वाति जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मैं स्वाति मुंबई से बोल रही हूँ जी। तो मेरे को अभी 1 वीक से बहुत ज्यादा पेन और पैरों में, और फिर मतलब मेरी स्वेलिंग ज्यादा हो रही है। मतलब चल रही हूँ, बैठ रही हूँ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मुझे बताएंगे कि ये इशू क्या, ये आर्थराइटिस से रिलेटेड है, क्या है? अखिलेश जी। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से जॉइंट्स आपके अफेक्टेड हैं इसमें? क्या किस किस जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रही है? सभी जॉइंट्स में लगभग है कि केवल पैर में दर्द है? मतलब जॉइंट्स अफेक्टेड है क्या आपके? जी जी।
मतलब लगभग सभी जोड़ में दिक्कत आ रही है, आप ये कहना चाह रहे हो? मतलब पैरों में थोड़ा सा जॉइंट हो रहा है, पैर में, फिंगर्स में, थंब में हो रहा है और जी ओके। जी 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 अगर है जॉइंट्स में पेन तो डेफिनेटली आपको पहले इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है कि क्या कारण है पेन का। एज क्या बताई थी आपने? अभी मेरी 36 रनिंग है सर। 36 एज है। तो इस एज में भी आजकल इस एज में काफ़ी पाया गया कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस बहुत कॉमन है इस एज ग्रुप में, इसलिए हमें रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है किस प्रकार की आर्थराइटिस है। एक बार वो हमें कारण पता चलेगा, हम डेफिनेटली उसका सही इलाज कर सकते हैं। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी खासकर इस टाइप के पेन प्रोड्यूस करती है। तो आप आर्थराइटिस रिलेटेड टेस्ट मतलब आर ए फैक्टर, ESR, CRP, विटामिन डी, ये सब टेस्ट आप कराइए। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, रेखा हमारे साथ जुड़ी हुई है दिल्ली से। रेखा जी अपना सवाल पूछिए। जी रेखा जी अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो, मेरे को ना 18 से ऑस्टियोपोरोसिस, हाँ जी, मेरे को सन 18 से ऑस्टियोपोरोसिस है। उसके बाद जो है ना, अब मेरे को अंगूठों में बहुत दर्द है, तो वो कहते हैं अब आपको गठिया का दर्द है। ऑस्टियोपोरोसिस तो मेरे को है ही है, मैं बड़ी परेशान हूँ। ठीक है, डॉक्टर आलोक जी आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, ओस्टियोपोरोसिस का मतलब ये है कि आपकी बोन्स ब्रिटल हो गई है, खोखली हो रही है। तो उसमें यूजुअली कैल्शियम, विटामिन डी, एक्सरसाइज और फिर कुछ अगर हम लोग डेक्सा स्कैन करवाते हैं, उससे ये कंफर्म कर लेते हैं कितनी वीक्स है, उसके अकॉर्डिंगली कुछ और भी दवाएं दी जाती है। लेकिन ओस्टियोआर्थराइटिस वो चीज है जिसमें जॉइंट्स में स्वेलिंग आती है। आपने ये बताया कि अंगूठे में स्वेलिंग आती है। एज कितनी है आपकी? रेखा जी आपकी एज कितनी है? लगता कॉल कट गया है सर, आप ऐसे ही जवाब दे दीजिए। अगर हम ये लेके चलें कि अगर एज ज्यादा है तो एक यूरिक एसिड की एक प्रॉब्लम हो सकती है, उसके कारण से जॉइंट्स में स्वेलिंग आती है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, सोराइटिक आर्थराइटिस हो सकता है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है। बेसिकली ये सब चीजें उस चीज पे डिपेंड करती है। आपकी एज कितनी है, आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, कौन से जॉइंट्स आपके इन्वॉल्वमेंट है, उसके हिसाब से और उसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस के बेस पर हम डायग्नोसिस बना सकते हैं कि ये है। बट ओस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओस्टियोपोरोसिस में बोन्स खोखली होती है और आर्थराइटिस जॉइंट्स के अंदर होने वाली प्रॉब्लम्स को बोलते हैं। सर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई है, सोनिया गाजियाबाद से। सोनिया अपना सवाल आप पूछ सकती हैं। सोनिया जी अपना सवाल पूछिए, लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा। जी जी बताइए, बोलिए अपना सवाल पूछिए। नमस्ते जी। जी डॉक्टर, मुझे ना मेरे को जी, हेलो जी सुन पा रहे हैं आप? अपना सवाल पूछिए सोनिया जी। जी सुन पा रही डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर साहब। जी जी बताइए, सुन पा रहे हैं अपना सवाल? जी बताइए। जी डॉक्टर, मुझे यही कहना था, मुझे अर्थराइटिस है और मेरी कमर के नीचे का जो हिस्सा है ना, मतलब उसमें फैट बहुत ज्यादा है, मतलब हिप एरिया में, थाई एरिया में, और यहाँ तक कि घुटने से नीचे में भी बहुत ज्यादा है, और पेन मतलब लेग्स में बहुत पेन रहता है मेरा। ठीक है, मैं स्नेहलता जी से सिर्फ 1 मिनट में आप जवाब दे दीजिए। हाँ जी, तो आपका एज क्या है? जी 40 प्लस है। 40 प्लस है। कब से है ये पेन, कब से है? ये मुझे आई थिंक 8-9 साल से हो गया है। जब मैंने अब पेट साफ है क्या आपका? हाँ पेट साफ रहता है। मॉर्निंग में मैं फर्स्ट टाइम एक बार ही जाती हूँ। अच्छा, तो आप थोड़ा सा आराम करिए और पानी ज़्यादा पीजिए, और उसके बाद कोई पेन किलर्स ले रहे हैं आप? जी नहीं, कुछ नहीं ले रही। अच्छा, कुछ मुझे नहीं। भी मैंने एक आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लिया था, तो मुझे डॉक्टर साहब ने बोला था आपको अर्थराइटिस है। अच्छा, जीरा का पानी पीजिए आप। और हाथों की उंगलियों की जोड़ों में, घुटने में। मैडम आप जीरा का पानी पीजिए, मुट्ठी भर का जीरा 1 लीटर के पानी में डाल के उसको एक बार जो है उबाल आने के बाद उसे छान के पी लीजिए 5 दिन तक लगातार। चलिए, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और इस समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे सभी डॉक्टर्स जो हमारे साथ आज जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और हमारे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।